हेलो, वेलकम टू डिफरेंस विद दिशा। आज हम सीरीज की केमिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ। मैं सोच रही थी कि साइंस की पहले आपको पीवाईक्यू सीरीज सारी कंप्लीट करा दो, केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। आप में से बहुत लोग ज्योग्राफी की बहुत टाइम से सीरीज कंप्लीट, ज्योग्राफी के सीरीज के लिए बोल रहे हो, तो आप पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि केमिस्ट्री की तो खैर मैं पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट कर दूंगी, बट आपको फिजिक्स के लेक्चर्स चाहिए या फिर पहले मैं ज्योग्राफी कवर करवा दूं। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके अकॉर्डिंग आई विल मेक लेक्चर्स। और जो चैनल पर न्यू है उनको बता देते हैं कि अब तक चैनल पर हमने पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के सारे सॉल्व कर लिए हैं लास्ट 3 इयर्स के, एंड बायोलॉजी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, और कुछ क्वेश्चन हमने इकोनॉमिक्स के अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स कवर किए थे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम केमिस्ट्री के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड्स इज द डिस्पर्सिंग मीडियम अ लिक्विड। अच्छा, एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग, आपकी केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है ना, डायरेक्टली बुक से मुझे यहाँ पे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए। मतलब आपकी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आए हैं। वाइल प्रिपेयरिंग दीज स्लाइड्स मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक भी देखी, 9th एंड 10th की एनसीईआरटी की आपकी बुक, और वहां से काफी सारे क्वेश्चंस आए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे आए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड्स इज डिस्पर्सिंग मीडियम में लिक्विड। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया बताओ? आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी की स्टेबल से। क्या पूछा है क्वेश्चन में? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड्स द डिस्पर्सिंग मीडियम अ लिक्विड। डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड किस कोलॉइड में? ये आप चार्ट देखो, यहां से आपको पता चलेगा इसका आंसर डिस्पर्सिंग मीडियम एंड दिस लिक्विड। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल है ना? आपको एनसीईआरटी बस अच्छे से पढ़ लेनी है, उसके चार्ट, टेबल्स एंड एप्लीकेशन वाला पार्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। पहले देखो क्वेश्चन। The two isotopes of elemental chlorine are। आइसोटोप्स पूछा, देखो कहां पर ये आपके बुक में आइसोटोप्स, क्लोरीन के आइसोटोप्स 3517, 3717। बस इतना ही पूछा आपसे एग्जाम में, ऑप्शन डी। तो जो कितना इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट स्टोर्ड अंडर ऑयल। ओके, पहले इसका आंसर आप मुझे बताओ। इसका आंसर है डी। डी क्यों आंसर है? पहले ये समझो कि ये सारे मेटल्स को ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं। इन सारे मेटल्स को ऑयल में इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये दे कैन कैच फायर एज वेल। ठीक है, आग भी लग सकती है इनको अगर डायरेक्टली हम ऑयल में स्टोर ना करें, तो फिर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनमें आग भी लग सकती है। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये लिथियम जो है ये भी तो अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल, ओके वेट, पीरियोडिक टेबल, आपको पीरियोडिक टेबल पहले दिखाते हैं। ये पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स आपको दिख रहे हैं। सो ये सारे अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम भी अल्कली मेटल है, और सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये सारे अल्कली मेटल्स हैं। तो बाकी सारे अल्कली मेटल्स को बाकी सारे अल्कली मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, बट लिथियम को ऑयल में क्यों नहीं स्टोर करते हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि लिथियम इज ऑफ स्मॉल साइज। दैट्स द रीजन कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, मतलब एक तो स्मॉल साइज है, और आयनाइजेशन एनर्जी का जो रीजन है, अगर आपने 12th में साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा 1s 2s 2p वाली जो सीरीज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है इट इज क्वाइट हाई। वेट, ionization energy of lithium is high. That's the reason कि it's comparatively less reactive. ये इतना रिएक्टिव नहीं होता है एयर और मॉइस्चर के रिस्पेक्ट में जितने कि ये सारे मेटल्स होते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि लिथियम के स्मॉल साइज और हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो लो होती है कंपेयर टू दीज अल्कली एलिमेंट्स, अल्कली मेटल्स। और इनको ऑयल में इसलिए स्टोर करना पड़ता है क्योंकि एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट करके, एयर और मॉइस्चर से जब ये रिएक्ट करते हैं तो दे कैन कॉज फायर। ओके, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था इसका। नेक्स्ट, पोटेशियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड फॉर। मैंने बोला एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपकी बुक में भी या आपकी टेस्ट सीरीज में भी या प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपको कहीं पर भी किसी
केमिकल के एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले तो उसे प्लीज अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना। और हाँ, ये आइसोटोप्स वाला मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था, तो इसके साथ एनसीईआरटी में जो बाकी कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, आइसोबार्स हैं, वो सारा प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट। आपसे अभी एग्जाम में यूपीएससी ने आइसोटोप्स पूछा था लास्ट टाइम, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आइसोबार पूछ ले या मास नंबर, एटॉमिक नंबर से रिलेटेड कुछ पूछ ले, तो प्लीज ये एनसीईआरटी की जो चैप्टर में ये 1 से 2 पेजेस हैं, वो तो एटलीस्ट अच्छे से पढ़ के जाना। और बाकी वो मोल और मोल, मॉलिक्यूलर मास, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अच्छे से पता है देन इट्स गुड। अगर नहीं पता है मुझे बता देना, आई विल मेक ए लेक्चर अबाउट दैट एज वेल। पोटेशियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड एज, बताओ इसका आंसर क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव ऑफ मीट। पोटेशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है, बिल्कुल होता है। इसमें पोटेशियम है, नाइट्रोजन भी कितना इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए आपको पता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट है, तो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होगा, मेडिसिन के तौर पे बिल्कुल यूज होता है, टीथ सेंसिटिविटी से रिलेटेड और भी काफी सारे मेडिसिन में यूज होता है, गन पाउडर में भी यूज होता है। प्रिजर्वेटिव ऑफ मीट प्रोडक्ट्स में पोटेशियम नाइट्रेट नहीं यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the surface of the concrete structure of a new construction is covered with a straw or gunny bags by wetting. This is done to, आंसर बताओ इसका जल्दी। Prevent fast evaporation until hydration has proceeded well. अगेन एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सो केमिकल्स के जो भी एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है दैट्स इंपॉर्टेंट। मतलब ये पूछा गया था, द सर्फेस ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यू कंस्ट्रक्शन, जब कोई न्यू बिल्डिंग बन रही होती है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, तो उसके कंक्रीट स्ट्रक्चर को स्ट्रॉ या गनी बैग से कवर कर देते हैं बाय वेटिंग। क्यों करते हैं? ताकि इवापोरेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाए और हाइड्रेशन अच्छे से प्रोसीड हो जाए। ये सब तो सब उसमें क्या ही एक्सप्लेन करूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अब ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता मुझे आंसर बताने की जरूरत है, ये सबको इसका आंसर पता होगा, है ना? बिकॉज ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड बेकिंग सोडा, ये सब, और क्विक लाइम का एक फॉर्मूला, ये तो क्लास 10 से जब से हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तब से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक होते हैं, है ना? ये अलग बात है कि स्कूल में याद नहीं होते थे ये फॉर्मूले, पर इन फॉर्मूलेस को याद करने के बिना एक ट्रिक है। पहले आप इसका आंसर बताओ जल्दी। एग्जैक्टली, इसको सॉल्व करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉशिंग सोडा, वॉशिंग इज समवॉट रिलेटेड टू वाटर ना, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर, जहां पर वाटर है दैट्स रिलेटेड टू वॉशिंग सोडा। दैट मीन्स हमारे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। अब इसको देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दैट मीन्स A with option 3, that is option A is the correct answer. That means bleaching powder, calcium oxychloride, baking soda, sodium bicarbonate. और ये ट्रिक याद रखनी है कि वॉशिंग सोडा यानी वाटर का केस सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर। जिप्सम का क्या फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला बताना कमेंट सेक्शन में। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्विक लाइम एंड जिप्सम, इनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज है ना, केमिकल फॉर्मूलाज आपके बुक में, वो प्लीज अच्छे से याद कर लेना। वैसे तो आपके एग्जाम में अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन में मिले नहीं, लेकिन दैट्स इंपॉर्टेंट, तो याद कर लेना। Which one among the following is responsible for determining the chemical properties of an element? अब बताओ इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर बताओ। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने के लिए इन ऑप्शंस में से क्या ज्यादा क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो केमिकल प्रॉपर्टी वैलेंसी से तो मोस्टली डिटरमाइन होती है ना, और वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन्स ही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोस्टली, दैट्स इलेक्ट्रॉन्स। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर ग्लास? चलो इसका आंसर बताओ जल्दी। अब ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है शायद, लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सोडियम सिलिकेट इज नॉन एज वाटर ग्लास, दैट्स ट्रू। अब किसी एग्जाम में मैंने आपके देखा था, सीरियस में तो प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं, बट किसी रैंडम एग्जाम में वाटर ग्लास का केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम ऐसा कुछ पूछा था, तो आप वाटर ग्लास का केमिकल नेम दैट सोडियम सिलिकेट एंड केमिकल फॉर्मूला आप गूगल कर लेना, और उसके साथ एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, जैसे कि फायर रेजिस्टेंट है, एडेसिव है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है। आप एप्लीकेशंस इसके गूगल कर लेना और केमिकल फॉर्मूला और याद कर लेना,
आपको गूगल करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, मैं भी बता सकती थी यहाँ पे, लेकिन गूगल करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ सो दैट आपके एफर्ट्स लगेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा याद रहेगा। दो तो आपको एप्लीकेशन मैंने बताया, एक एडेसिव का और एक फायर रेजिस्टेंट का, वाटर ग्लास का। ठीक है, तो ये सही है, आप याद कर लेना, सोडियम सिलिकेट वाटर ग्लास। नेक्स्ट, ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड, इज दिस ट्रू? यस, इट इज ट्रू। अब यहाँ पे एक ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ग्लास को एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना ये दोनों कॉन्सेप्ट देख के, एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं और सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। दोनों पॉइंट्स मैंने आपको यहीं पर इसलिए बता दिए सो दैट आप कंफ्यूज नहीं होना, याद कर लेना अच्छे से। सुपर कूल लिक्विड कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। सुपर कूल लिक्विड क्यों कहते हैं ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, पहले बताओ कि सुपर कूल लिक्विड ग्लास को कहते हैं, उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ग्लास को अगर हम ग्लास के फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो भी फ्रीज कर देते हैं ना, फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो का टेम्परेचर भी पुट करते हैं, तो भी ग्लास सॉलिड फॉर्म में नहीं आता। सॉलिड फॉर्म में नहीं आता, या कहो कि क्रिस्टल नहीं बनता ग्लास। इसका मतलब क्या है? अगर आप पानी को कूल करते हो बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट या इवन एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, तो आइस बन जाते हैं। आप पानी को ठंडा करते हो, कूल करते हो, तो बर्फ बनती है ना। लेकिन ग्लास के केस में ये नहीं है, ग्लास को आप कितना भी ठंडा कर दो, कितना भी कूल कर दो, ग्लास के फ्रीजिंग पॉइंट के से भी टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, तभी भी ग्लास कभी सॉलिड नहीं होती, क्रिस्टल फॉर्म वो नहीं लेती है ग्लास। ग्लास का स्ट्रक्चर आप उसको कितना भी कूल कर दो तभी भी डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक अ लिक्विड। डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है लाइक अ लिक्विड, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्ड उसका स्ट्रक्चर चलता रहता है। सो इसीलिए ग्लास को सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कहते हैं कि अगर बहुत ओल्ड बिल्डिंग्स के आप ग्लासेस को देखो ना, बहुत पुरानी जो 100-200 साल पुरानी बिल्डिंग्स है, तो ग्लास का क्या ग्लास की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि सिंस इट्स अ सुपर कूल लिक्विड, लिक्विड है तो ये ग्रेजुअली फ्लो करता रहता है। तो दैट्स द रीजन कि अगर आप बहुत पुरानी बिल्डिंग्स को देखो ना, तो उनके बेस का जो ग्लास है, मतलब सपोज कि ये विंडो है और ये ग्लास की जो बेस है ना, ये स्लाइटली थिकर हो जाती है कंपेयर टू द अपर साइड ऑफ दिस ग्लास, स्लाइटली थिकर हो जाती है, क्योंकि ये ग्लास फ्लो करता रहता है सालों से, है ना। दैट्स द रीजन इट्स नॉन एज सुपर कोल्ड लिक्विड। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये सारे एग्जांपल बता दिए कि आपको याद रहेगा सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्लास को अगर हम ग्लास के फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो भी फ्रीज कर दें तभी भी ग्लास सॉलिड नहीं होता, सॉलिड नहीं बनता है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसकी क्रिस्टल फॉर्म में ये नहीं आता है, ये डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ही रहता है इसका, लाइक अ लिक्विड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट आप बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। क्रिस्टलिनिटी डेवलप्स ऑन कूलिंग ऑफ द मोल्टेन मास ऑफ द ग्लास। रॉन्ग, है ना। यही तो आपको बताया अभी कि क्रिस्टलिनिटी डेवलप ही नहीं होती, कितना भी आप ठंडा कर लो ग्लास को वो सॉलिड नहीं बनेगा। दैट्स द रीजन इट्स नॉन एज सुपर कूल लिक्विड। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अच्छा, आपसे इनकरेक्ट पूछा था तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट, colored glasses can be made by adding different coloring materials. That's true. ग्लास कलर ग्लासेस तो आते हैं ना, तो अलग अलग कलरिंग मटेरियल्स ऐड करके, केमिकल्स ऐड करके कलर ग्लासेस फॉर्म हो जाते हैं। आई रियली होप एंड बिलीव कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सुपर कूल लिक्विड का। मैंने ये इसलिए बताया सो दैट आपको एग्जाम में याद रहे, हाँ सुपर कूल लिक्विड है, और लेकिन ग्लास को एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप प्लीज याद रख लेना और कंफ्यूज मत होना, कहीं लिख लेना। एक क्वेश्चन यहां बच गया था, क्या क्वेश्चन है ये? विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द गैसेस मेंशन बिलो इज नॉट करेक्ट? ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, बताओ ये करेक्ट है कि नॉट करेक्ट? मुझे पता है इसका आंसर सबको पता होगा, बहुत ही इजी है और आपके बुक का है। देखो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यहाँ पे मेंशन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। बुक से क्वेश्चन था, ये स्टेटमेंट एटलीस्ट बुक से था। तो हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, दैट इज करेक्ट। हीलियम इज अ कॉमनली यूज्ड गैस इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। नहीं, हीलियम कॉमनली यूज्ड गैस नहीं है इलेक्ट्रिक बल्ब में, दैट्स आर्गन। एंड हीलियम का एक बहुत ही कॉमन यूज है, जल्दी से बताओ क्या? फ्लाइंग बैलून्स, बचपन में खरीदते थे ना गुब्बारे, वो उड़ने वाले गुब्बारे। सो वही फ्लाइंग बैलून्स, फ्लाइंग बैलून्स में हीलियम रहता है। ऑक्सीजन इज यूज्ड टू बर्न फ्यूल इन रॉकेट इंजन्स एंड स्पेसक्राफ्ट, that's true. Nitrogen can be used in gaseous form to replace air in food packaging, that's true. आप जो पैकेट के चिप्स खरीदते हैं या फिर कोई भी
पैकेज्ड फूड मटेरियल खरीदते हैं ना, तो नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन गैसेस फॉर्म टू रिप्लेस एयर इन फूड पैकेजिंग। दैट्स ट्रू, नाइट्रोजन रहता है उस पैकेट में। ये बहुत ही जनरल नॉलेज की बात है, और ये मोस्टली लोगों को पता ही होती है कि वो फूड पैकेट्स में नाइट्रोजन फिल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ पेपर। चलो इसका आंसर बता दो, ये तो बहुत ही इजी है, जल्दी से बताओ। मतलब अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, मैंने आपको बोला था एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड कितने क्वेश्चंस पूछ रही है, आपने नोटिस किया हो तो देखो, ये एक 15 नंबर क्वेश्चन भी एप्लीकेशन बेस्ड था, इससे पहले भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमें मिले थे। यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट वाला क्वेश्चन, क्विकली आंसर बताओ इसका, कहाँ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन को मोस्टली हम सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं बाकी केमिकल्स बनाने के लिए, और अमोनियम क्लोराइड का फंक्शन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी है, लेकिन ब्लीचिंग ऑफ पेपर में इसको यूज नहीं करते। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ब्लीचिंग ऑफ पेपर में यूज नहीं होता है, क्लोराइड ब्लीचिंग में यूज होता है। क्लोराइड क्या करता है कि जो भी कलर होते हैं ना प्लांट से, क्रोमेटोफोर्स वगैरह के, वो सारे रिमूव कर देता है और एकदम वाइट ब्राइट पेपर जो है ब्लीचिंग के बाद बन जाता है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ब्लीचिंग के बारे में बात करें तो ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। रिमूवल ऑफ कलर, यही होता है ना ब्लीचिंग का मतलब। ब्लीचिंग लोग टीथ भी ब्लीच करवाते हैं, हेयर ब्लीच करवाते हैं, स्किन भी ब्लीच करवाते हैं, अगर आपने सुना हो तो बताओ कि हेयर ब्लीच करते वक्त कौन से केमिकल कंपाउंड की जरूरत पड़ती है, मोस्टली कौन सा केमिकल कंपाउंड ज्यादा यूज होता है हेयर ब्लीच के टाइम पे, ये भी क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, बताओ। बहुत ही फेमस कंपाउंड है, दैट्स हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये तो एक कंपाउंड मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन परऑक्साइड हेयर ब्लीच के टाइम पे मोस्टली यूज होता है, बट और कौन कौन से कंपाउंड्स यूज होते हैं हेयर ब्लीच और स्किन ब्लीच के लिए, टीथ ब्लीच के लिए, ये सब अगर आपसे जनरली कभी एग्जाम में पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है इन कंपाउंड्स का तो आप प्लीज गूगल करके एक बार पढ़ लेना। वैसे सबसे फेमस कंपाउंड तो हाइड्रोजन परऑक्साइड ही, एग्जाम में मोस्टली यही पूछता है। सीरीज 1 2024 के ये क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3 प्रीवियस ईयर पेपर्स, दैट इज सीरीज 1 2024 और सीरीज 2 2023 एंड 2023 का फर्स्ट पेपर भी, दैट मीन्स 2023 के दोनों पेपर और 21st का एक पेपर, ये 30 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये वाला लेक्चर थोड़ा लेंदी इसलिए हो गया था क्योंकि मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से एलैबोरेटेड वे में और चारों ऑप्शन समझाने की कोशिश करी। नेक्स्ट लेक्चर में भी चारों ऑप्शन समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, बट कोशिश करेंगे कि थोड़ा क्विकली कंप्लीट हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।